राधे राधे वाले स्टूडेंट। आज का बेटा जो आपका टॉपिक है वो फिजिक्स का, यानी कि जो फिजिक्स आपकी क्लास 10th और 12th दोनों में ही आपको जो पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। और ये आपका जो टॉपिक है ये आपको 10th में मिलेगा और 12th में मिलेगा, क्योंकि 10th में थोड़ा लेवल इसका कम है और 12th में लेवल थोड़ा अधिक है इसका। और ये दोनों ही लगभग यहाँ पे तो आपको बेटा ये 12th लेवल की पढ़ाई जा रही है, आपके 10th में भी काम आ जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक का कल जैसे आपको टॉपिक चला था आपका यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध चला था कि फोकस और वक्रता त्रिज्या आदि होती है। आज बेटा क्या है, गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, यानी टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्मेड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो वस्तु होती है दर्पण के सामने, चाहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण सामने जो भी वस्तु रखी जाती है, उस वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कितने होते हैं। वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के नियम होते हैं वो कितने होते हैं। वो नियम बेटा कितने होते हैं, आपके 3 होते हैं। आज उन्हीं नियमों में आज जो जो आप नियम है उन नियमों पर ही क्या चलेगी, चर्चा चलेगी। तो बेटा नियम कितने होते हैं, 3 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 3। जिसमें सबसे पहले आपका नियम क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहला, तो सबसे पहले हम यानी कि इसका एक आपका अवतल दर्पण बना लें, ठीक है। एक क्या बनेगा आपका उत्तल दर्पण। ठीक, आपको ये तो कल मालूम ही हो गया था कि अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ पे बेटा क्या होता है, पेंट होता है। और ये पेंट आपका कलई या लाल ऑक्साइड का होता है, ठीक। ये बेटा क्या होता है, मध्य बिंदु होता है या ध्रुव बोलते हैं। ये M1 M2 क्या होता है, दर्पण का द्वारक। ये ये दर्पण का बेटा क्या होता है, फोकस होता है। ये क्या मान लिया था आपने, दर्पण का केंद्र। और ये क्या होती है आपकी मुख्य अक्ष। ये क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। यही कंडीशन बेटा किसमें होती है, अब उत्तल दर्पण में। उत्तल में क्या होता है, जो इसका भीतरी पृष्ठ होता है उस पर क्या होता है बेटा, पेंट होता है। और बाहरी पृष्ठ कैसा होता है इसका, परावर्तक तल होता है। M1 M2। और ये बेटा क्या होती है इसकी भी मुख्य अक्ष होती है। और ये बेटा इसका क्या होता है, फोकस होता है। और ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, सी होता है, ठीक है। अब बेटा देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है दोनों में। ये तो आपका अवतल हो गया, ये बेटा क्या है आपका अवतल दर्पण है। और ये क्या है आपका उत्तल दर्पण, ठीक। ये बेटा आपका अवतल दर्पण है, ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए जो पहली कंडीशन होती है इसमें वो क्या होती है, पहली कंडीशन इसमें ये होती है कि जब कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, ठीक। ये आपने मान लिया कि कोई वस्तु है कहाँ रखी है, दर्पण के सामने। और किसके समांतर रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर रखी है। पहला रूल क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है बेटा, ठीक। यानी पहला रूल है कि मुख्य अक्ष के समांतर रखी प्रकाश की, सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये नियम बेटा कायम होता है केवल आपका अवतल दर्पण होता है, कायम होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी रूल वही होता है। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आती है, ठीक। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वापस चली जाती है। लेकिन कंडीशन क्या होता है, यहां पर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहां पर मुख्य फोकस से होती हुई जाती है। अब इसकी जब इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसके बारे में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली की प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर चले जाती है अवतल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ठीक, इसमें प्रतीत होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, मुख्य फोकस से होती हुई जाती है। ठीक है, तो पहला बेटा रूल आप लिख लीजिए इसका। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से होकर चली जाती है। प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से मुख्य फोकस में से होकर जाती है। तो ये बेटा कंडीशन काहे में, अवतल दर्पण में काहे में है, अवतल दर्पण में। या मुख्य फोकस से आती हुई मुख्य फोकस से आते हुई प्रतीत होते हैं। बेटा यह है आपका अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तन होता है, और परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष मुख्य फोकस से होती हुई वापस निकल जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती, सॉरी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसका परावर्तन हो जाता है और वापस लौट जाती है, लेकिन प्रतीत ये होता है कि वो मुख्य फोकस से आ रही है। क्या प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से आ रहा है। यहाँ पर जो चीज प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण वो चीज वास्तविक में होती है, वास्तव में होती है। यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर जाती है और यहाँ पर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर है बेटा। ठीक है, समांतर मतलब है दूरी कह है समान है, यानी कि मुख्य, ये आपकी मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की कोई किरण आ रही है, दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात वैसा क्या हुआ, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आती है परावर्तन के पश्चात ये प्रतीत होता है कि जैसे प्रकाश की किरण आपकी कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। यहाँ पे प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज वास्तव में होता है। ठीक है, जो यहाँ पर रियल होता है वो यहाँ पर वर्चुअल होता है। कंडीशन आपको लिख भी दिया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में।
उत्तल दर्पण बेटा क्या होता है, प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तव में जाती है। ठीक है, ये इसका पहला पहला रूल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बेटा देखिए दूसरा रूल। देखिए पहला था कि मुख अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। इसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बेटा कंडीशन क्या है कि मुख्य फोकस, अब क्या बेटा आपकी मुख्य फोकस में से जो प्रकाश की किरण जाती है वो उसका परावर्तन होकर वो कहां चले जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। वो कहां निकल जाती है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, देखिए बेटा कंडीशन क्या होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यानी मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये कहां होता है, उत्तल दर्पण में। ठीक है, लिखिए इसको बेटा। मुख्य फोकस मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण मुख्य फोकस की ओर आने वाली उत्तल दर्पण मुख्य फोकस की ओर आने वाली उत्तल दर्पण प्रकाश किरणें
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि अवतल दर्पण में बेटा जो प्रकाश की किरण आपकी मुख्य फोकस होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाले प्रकाश मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये मुख्य फोकस की तरफ जाती नहीं है, केवल क्या होती है, प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस की ओर जा रही है, लेकिन जाती नहीं है। दर्पण से परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात कहां निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। क्योंकि दोनों में अंतर क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु दर्पण के पीछे रखी जाती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता के दर्पण के परावर्तक तल के सामने लिया जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता के दर्पण के जिधर प्रिंट होता है यानी कि पेंट होता है उस तरफ ले जाती है। ठीक है, और परावर्तक तल की तरफ क्या केवल वस्तु ले जाती है, क्या ले जाती है, वस्तु। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, जबकि जो मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। दोनों में यही कंडीशन, यानी पहली आपकी क्या आती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में होकर निकल जाती है। यहाँ पे क्या आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरी बेटा क्या है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, जबकि यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण में क्या है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका दूसरा रूल था, यानी मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आने वाली मुख्य फोकस की ओर आने वाली यानी कि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती। दोनों में जो प्रकाश किरणें निकलती बेटा मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, बस फर्क इतना होता है कि यहाँ मुख्य फोकस बस होकर आती जाती है, जबकि यहाँ पे मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब बेटा तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे आता है कि वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकार का वक्रता केंद्र में ही वापस निकल जाती है। जो कंडीशन यहाँ पे होती है वही कंडीशन यहाँ पर होती है। ठीक है, ठीक। अब बेटा क्या है आपका तीसरा नियम, इसके बाद क्या है आपका तीसरा नियम, और तीसरा नियम आपका क्या कहता है अवतल दर्पण में कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से निकल के जाती है वो वक्रता केंद्र में ही वापस लौट जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें देख लीजिए बेटा डिफरेंस क्या, इसमें क्या है कि वक्रता केंद्र में से होकर जाने में से, यानी कि आपको दिख रही है कि मुख्य वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। यहाँ पर वक्रता केंद्र में होकर नहीं जाती है, केवल क्या वक्रता केंद्र की ओर आती है। ये महसूस होता है कि ये जा कहां रही वक्रता केंद्र, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, जबकि यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली। ठीक है, यहाँ पे वक्रता केंद्र की ओर और यहाँ वक्रता केंद्र में से होकर, यानी यहाँ पर सीधी निकल जाती है और परावर्तन पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जबकि यहाँ पर बेटा उल्टा हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र की ओर आती है यहाँ पर और दर्पण के परावर्तन टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट को आप इसके याद रखना, क्योंकि अभी जब आपके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम आएंगे तब ये काम आएंगे वहां पर, और इनका वहां पर बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, देखिए बेटा इसको, वक्रता केंद्र की ओर आने वाले, यानी कि ये बेटा कंडीशन क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, ये तीन कंडीशन थी बेटा वस्तु द्वारा दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम थे। लास्ट क्या है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है, यानी आर पार निकल जाती है, दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चले जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, केवल की ओर आती है, वक्रता केंद्र तक नहीं जाती है, वक्रता केंद्र की ओर आती है, दर्पण से टकराती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब बेटा तीनों नियम एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर निकल जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये प्रतीत होता है कि जैसे प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से होकर आ रही है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, जबकि यहाँ पे क्या था, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, यहाँ पर मुख्य फोकस तक जाती नहीं है। तीसरा क्या है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश या वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात वक्रता केंद्र की ओर वापस चली जाती है, यहाँ पे वक्रता केंद्र की ओर आती है, दर्पण से टकराती है और परावर्तन पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। उसके बाद बेटा जब आपका अगला टॉपिक कल चलेगा वो होगा आपका अवतल दर्पणदार प्रतिबिंब के बनना, यानी वहां पर आपने देखा होगा 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 6 कंडीशन होती है प्रतिबिंब बनाने की। एक, जब वस्तु आपके अनंत पर रखी हो, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तीसरी आपकी बेटा वक्रता केंद्र पर रखी हो, चौथी आपके वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हो, पांचवी आपकी
फोकस दूरी, और फिर छठी आपकी फोकस दूरी और दर्पण के ध्रुव के बीच में। यही एक कंडीशन ऐसी होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और बेटा अब आप सभी लोगों से ये निवेदन है, जितने भी आप लोग बेटा इंटर में या 10th में जितने भी बच्चे हो, आप लोग सबके बोर्ड एग्जाम करीब आ गए हैं, और आप बेटा अब आपका जागने का समय आ गया है। जिंदगी बेटा बहुत लंबी है, आप ये सोचते हो आपकी जिंदगी ऐसे आसानी से कट जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। आपको बेटा मेहनत करनी होगी, आज नहीं तो कल मेहनत करनी होगी। आज यदि आप किताबों में बेटा अपना समय लगा लेंगे थोड़ा, तो आगे चल के आपको इधर उधर जॉब के लिए या कहीं पे भी आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और यदि आज आप मोबाइल में या सांसारिक सुखों में इधर उधर आप अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, तो आने वाला समय आपका बहुत अधिक दुखदायी होगा। फिर आप ऐसे ही लोग बाद में रोजगार या बेरोजगारी का रोना रोते रहते हैं जिंदगी भर। फिर आपको आपके टैलेंट के मुताबिक, आपकी डिग्री के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती है, फिर आप परेशान रहते हैं कि हमें कोई नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है। इसलिए बेटा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप जितने भी 10th और 12th वाले हैं, आप अपने बेटा रिजल्ट पर ध्यान दें। आप जितने भी आप सांसारिक सुखों और भौतिक सुखों में आप अपने जीवन को व्यतीत कर चुके हैं, उसको थोड़ा अपने कंट्रोल में कर लें, क्योंकि अब समय है बेटा आपका पढ़ाई करने का। और आप अपने लिए नहीं जी सकते हैं तो कम से कम उन माता पिताजी के बारे में सोचिए जो माता आपके लिए, आप यदि सुबह 5 बजे अगर कोचिंग जाते हैं या 5 बजे आप कॉलेज जाते हैं, तब वो 4 बजे आपको खाना बना के रेडी कर देते हैं। आप 6 बजे जाते हैं तो 5 बजे आपके लिए खाना रेडी कर देते हैं। कम से कम बेटा उनके बारे में तो थोड़ा सोच लो। यदि आप अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो कम से कम उनके लिए सोच लीजिए आप, क्योंकि कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ हो या एक व्यक्तिगत जीवन हो, दोनों में ही बाहर से मोटिवेट का बेटा इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जो प्रभाव आपके आंतरिक हृदय से आने वाला जो मोटिवेशन होता है। जब आप खुद सोचना प्रारंभ कर देते हैं हमें जीवन में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, जब आपका अपना खुद का कोई टारगेट निश्चित हो, आपकी मंजिल आपका इंतजार देख रही हो, तब आपको मोटिवेशन अंदर से मिलता है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है स्टूडेंट लाइफ में आपके माता पिता का चेहरा। यदि आप सुबह उठकर सबसे पहले यदि एक बार उनका चेहरा देख लीजिए कि वो आपको कहाँ से फीस देते हैं, कैसे आपका जीवन व्यतीत कराने के लिए कहाँ से वो मेहनत करके कहाँ से बेटा पैसा लेके आते हैं, जोड़ते हैं, कर्ज करते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत करते हैं, और आप क्या कर रहे हैं ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। इसलिए बेटा आप अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि हर स्टूडेंट ये कहता है कि सर हमारे पास समय नहीं है, समय की कमी है। बेटा समय सबके लिए उतना ही होता है, समय हमारे लिए भी है, आपके लिए भी उतना ही है। हमसे पूछिए बेटा, ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के बाद फिर जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, नहीं पढ़ पा रहे, संस्थान में नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके फैमिली इश्यूज रहते हैं उन बच्चों की समस्याओं को देखते हुए ये फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इसलिए बेटा आप सभी लोग, आप लोगों से ये हमारा निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई पर थोड़ा अधिक फोकस कीजिए, और सांसारिक भौतिक सुखों में आप जो है ना अपना जीवन विचरण न कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि खोई हुई दौलत को दोबारा मेहनत से आप पा सकते हैं, जो दौलत आप खो देते हैं उसको मेहनत से दोबारा पा सकते हैं। खोया ज्ञान आप अध्ययन से प्राप्त कर सकते हैं, और आपका खोया स्वास्थ्य आप अपना संयम या चिकित्सा से वापस ला सकते हैं। लेकिन खोया समय कभी वापस नहीं आता है, जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। ठीक है बेटा, आप लोगों से ये निवेदन है कि आप अपने एजुकेशन में थोड़ा ध्यान दें। राधे राधे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।